उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि कल यानी कि मंगलवार 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा और सुबह 11 बजे बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इस पर विधानसभा में चर्चा होगी। सीएम धामी ने विपक्ष के विधायकों से भी कहा कि वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें क्योंकि ये बदलाव का कानून है और महिलाओं के हक में कानून है। कल उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि पूरे देश के लिए नजीर पेश करते हुए उत्तराखंड विधानसभा में कल यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया जाएगा। बीजेपी के पास में जितना बहुमत है उस हिसाब से तय है कि बीजेपी इस बिल को बेहद आसानी से पास भी करा लेगी। बीस महीनों के लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार वो दिन आ गया जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट गांव गली और शहर से होते हुए विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेगा। इस ऐतिहासिक मौके से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युगांतकारी वक्त है, सभी को इसका जोरदार समर्थन करना चाहिए। दिन मंगलवार, विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन। 20 महीनों के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को यूसीसी का ड्राफ्ट विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह युगांतकारी वक्त है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की है कि वो सकारात्मक रूप से इस चर्चा में भाग लें। ये बिल हर धर्म हर पंथ के अच्छे के लिए है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि ये गौरवपूर्ण क्षण है, महिलाओं के लिए भी और बतौर स्पीकर उनके लिए भी, क्योंकि ये बिल उनके स्पीकर रहते हुए टेबल हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने वाला ये बिल ऐसे समय में पेश हो रहा है जब स्पीकर से लेकर चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस तक सभी जगह महिलाएं तैनात हैं। उत्तराखंड होगा जो यूसीसी को लेकर आएगा, एक विधेयक के तौर पर लेकर आएगा, तो हम को गौरव हो रहा है और अच्छा भी महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी सही है कि मैं विधानसभा स्पीकर हूं और अगर मेरे समय में हो रहा है तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी चीफ सेक्रेटरी भी महिला है, हमारी चीफ जस्टिस भी इस समय महिला है। देश में 50 के दशक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन ये चर्चा 2024 में पहुंचकर मंगलवार 6 फरवरी को आकार लेने जा रही है और इसका पूरा श्रेय जाएगा देवभूमि उत्तराखंड को और दशकों बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार फिर चर्चाओं में लाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े मंच न्यूज 18 की चौपाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूसीसी से पारदर्शिता आएगी और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक राज्य सरकार है उत्तराखंड, वो यूसीसी लागू करने जा रही है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वहां वो लागू होगा तो देश में भी आएगा, देखेंगे। हमारे एजेंडा में तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन ठीक है, समय पर तय करेंगे। अभी तो उत्तराखंड ने किया है। जी।
आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और आज दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी और साथ ही पूर्व विधायक पूरन चंद शर्मा, मोहन सिंह रावत, गांववासी राजा नरेंद्र सिंह, किशन सिंह तगड़ागी और साथ ही धनीराम सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद में सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पुष्कर सिंह धामी सरकार के नकल विरोधी कानून को केंद्र सरकार ने भी मॉडल के रूप में लिया है और सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने इसका बिल पेश कर उत्तराखंड के धामी सरकार के कठोर कानून पर अपनी मोहर लगा दी है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर आभार जताया और कहा कि ये कानून नकल माफियाओं पर करारी चोट करेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कवच बनेगा। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण बिल पेश किया है और ये बिल जल्द देश में नकल रोधी कानून का रूप लेगा और उत्तराखंड में इसी तरह का कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फरवरी 2023 में लागू किया था। ये कानून अब तक देश के सबसे कठोर कानून में शुमार है। कर्णधारों के, नौजवानों के, युवाओं के या प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां इस नकल के कारण आती हैं, वो भली भांति जानते हैं और वो वह सब काम करते हैं जो देश को जिसकी जरूरत होती है। इस नकल विरोधी कानून की भी देश को जरूरत है और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रही है। दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने और साथ जोड़ने का बीजेपी का अभियान जारी है। सोमवार को यह सिलसिला चला और कोई राम के नाम से प्रभावित होकर शामिल हुआ तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से बीजेपी से जनता का दबाव बता रही है और कांग्रेस बीजेपी का डर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में मंच पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल को कुर्सी नहीं मिली और पछवा दून की वही लक्ष्मी अग्रवाल राम का नाम लेकर बीजेपी में शामिल हो गई। पति पीके अग्रवाल भी कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री रहे, वो भी समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए। इसके बाद ज्वाइनिंग का दूसरा दौर चला तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन एकता पार्टी के दिनेश धने समर्थकों के साथ पहुंचे। टिहरी से ताल्लुक रखने वाले दिनेश धने ने कहा कि 7 साल में विकास का कोई काम क्षेत्र में नहीं हुआ, इसीलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पर शायद ये भूल गए कि जिस बीजेपी में वो शामिल हुए 7 साल से टिहरी में उसी पार्टी के विधायक हैं। तो श्रीनगर सीट से 3 बार चुनाव हारने वाले यूकेडी के मोहन काला ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। हर हिंदू की एक वो होती है कि प्रभु श्री राम का एक मंदिर जो अयोध्या में बना है और कहीं ना कहीं जिस तरह से उसमें विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई तो वो कहीं ना कहीं ठेस लगाने वाली, आहत करने वाली बात थी। तो जो हमें लगा कि जो प्रभु श्री राम का नहीं वो किसी का क्या होंगे, तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हमें प्रभु श्री राम के साथ ही रहना चाहिए। हम लोग विकास के दृष्टिकोण से बड़े प्रभावित हैं। हमारी जो योजनाएं थी जो मेरे कार्यकाल में थी वो कहीं गुम सी हो गई है और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उन योजनाओं पे शायद जो प्रतिनिधि चुनकर जीत आते हैं वो प्रतिशोध कारण उन योजनाओं को पीछे कर देते हैं। और मैंने भी महसूस किया क्योंकि हमारा जो जनपद है वो 7 साल पीछे चला गया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं को साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन महेंद्र भट्ट के मुताबिक ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है, बल्कि नेताओं पर जनता का दबाव है कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। तो जिलाध्यक्ष चले जाने से झटका झेलने वाली कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बता रही है। जनता का प्रेशर अपने जनप्रतिनिधि पे है कि मोदी का विरोध मत करो। जन प्रेशर के आधार पर भी सारे लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हमने सबके दरवाजे खोले हैं और सभी लोग हमारे साथ। जनता का कहीं किसी पे दबाव नहीं है, किसी पे ईडी का दबाव है, किसी पे सीबीआई का दबाव है, किसी पे आप माने कि सीआईडी का दबाव है, एलआईयू का दबाव है, स्थानीय पुलिस का दबाव है और फिर अल्टीमेटली भाजपा का दबाव है। उनकी धमकी है, आप हमारे पास नहीं आओगे तो हम ये कर लेंगे।
दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल बीजेपी की नजर दूसरी पार्टियों के सभी छोटे बड़े नेताओं पर है ताकि चुनाव से पहले विपक्षी दलों की बोलती बंद की जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी में ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ संगठन का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। इस दौरान बीडीओ संगठन ने अपनी 6 मांगों को सरकार के सामने रखा। सरकार की जितनी भी योजनाएं ग्रामीण इलाकों के लिए चलाई जा रही थी उन्हें बीडीओ ही लागू करवाते हैं। ऐसे में अब उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, यानी कि यही नहीं, बीडीओ के प्रमोशन और साथ ही अन्य तरह के मामले भी लंबे समय से उलझे हुए हैं। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। हम लोग, चूंकि ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन का द्विवार्षिक सम्मेलन है, यहाँ पर हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय आए हुए हैं, तो मुख्यतः उन्होंने हमारी समस्याओं का निदान करना है। देखा जो योजना चल रही है उन योजनाओं में जो कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को, चाहे वो स्टेशन से संबंधित हो, चाहे वो लैपटॉप से संबंधित हो, चाहे किसी से संबंधित, उस समस्याओं को यहाँ पर हमने प्रमुखता से रखा है। पिथौरागढ़ के धारचूला में नाबालिग लड़कियों को भगाने के आरोपी को पुलिस ने यूपी के बरेली से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों नाबालिग लड़कियों को भी बरेली से ही बरामद कर लिया गया। पुलिस ने लड़कियों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं इस घटना से नाराज धारचूला के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर गुस्से का इजहार किया था। व्यापारियों का कहना है कि बाहर से आने वाले हर महीने सत्यापन किया जाए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर कंट्रोल लगे। कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और विद इन 24 आवर्स दोनों बच्चियों को हमने बरेली से बरामद कर लिया है। साथ ही साथ 4 तारीख की रात्रि में एक अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे के अंदर ही श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में गुलदार के हमले से अब तक 2 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। पहली घटना खुरसू के गवाड़ गांव में घटी, जहां पर रविवार को 11 साल के मासूम अंकित को अपना निवाला बना लिया। इसके बाद में 24 घंटे के भीतर ही श्रीनगर के ग्लास कॉलोनी में 4 साल के बच्चे को गुलदार घर के आंगन से उठा कर ले गया। गुलदार का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग डरे हुए हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि वन विभाग से भी मांग की गई है जल्द पकड़ने के लिए, इसीलिए ट्रैकुलाइज का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में आर्मी एरिया से सटे हुए ग्रामीणों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सेना ने लाख कोशिश के बाद भी ग्रामीणों के परंपरागत रास्तों को नहीं खोला गया, जिसे देखते हुए अब ग्रामीणों ने खुद ही रास्ता बनाने की बात कही है। तो ग्रामीणों का कहना है कि आर्मी क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए जो रास्ता प्रस्तावित है उसे वे अपने संसाधनों से बनाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने डीएम से उन्हें रास्ता बनाने की परमिशन भी मांगी है। गड़कटिया क्षेत्र की मांग है कि सेना के द्वारा जो बार बार ग्रामीण जनता को परेशान किया जा रहा है, उसी विषय में आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं कि जो सड़क सर्वे हुई है पीडब्ल्यूडी से, तो उस सड़क को हम अपने संसाधनों से अभी काटने को क्षेत्र की जनता तैयार है। बाबा बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऋषिकेश पहुंचे और यहां पर परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर आकर बाबा बागेश्वर काफी ज्यादा खुश नजर आए। परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि ने उन्हें यहां पर आमंत्रित किया था और उन्होंने यहां पहुंचकर परमार्थ आश्रम की गतिविधियों को जाना और साथ ही सामूहिक कन्या विवाह के लिए भी निमंत्रण दिया। बाबा बागेश्वर ने यहां गंगा पूजा भी की और जयकारे भी लगाए। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। और धारचूला तहसील में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हालात ये हैं कि कालामुनी से मुनस्यारी को जोड़ने वाली रोड पूरी तरह से बंद है, जबकि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। कुछ ऐसा ही हाल दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड पर देखा गया। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।